नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपना जो तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो प्रारंभ कर रखा था। और पिछले लेक्चर में हमने कोलराउस के नियम के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे डेनियल सेल यानी जो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है छोटा रहने वाला है। पिछले काफी समय से मैंने लगभग 10 दिन हो गए वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। कारण क्या था कि कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भी किए थे, कॉल भी किए थे और मैंने उनको बताया भी था कि मुझे थोड़ा टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से मैं घर पर रेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कोचिंग भी नहीं आ रहा था, किसी भी प्रकार का कार्य जो मैं नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं क्लास भी जो है नहीं ले पाया था। आपकी दुआ से मेरी जो तबीयत है, मेरा जो स्वास्थ्य है अब बिल्कुल कंप्लीट है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आज जब वीडियो ये अपलोड किया रिकॉर्ड किया जा रहा है बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य कंप्लीट है। तो बिना किसी देरी से आइए आज की कक्षाएं हम प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में आज जो हम बात करने वाले हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल को लेकर हम बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल या जिसे हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं या जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं। इसे हम वोल्टीय सेल या डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल या फिर रेडॉक्स सेल भी इसे हम कहते हैं। ये सेल क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहेंगे। विद्युत रासायनिक सेल हम कहते हैं वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी वह सेल जो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब यह सेल क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है छोटा वीडियो रहने वाला है। अमूमन बाकी जो वीडियो होते हैं लगभग 1 घंटे के होते हैं, लेकिन ये वीडियो 1 घंटे से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी सेल की बनावट कैसी होती है, क्या क्या इसके अंदर अभिक्रिया होती है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहेंगे, ऐसा सेल जो विद्युत माफ कीजिएगा रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए इस सेल में क्या होते हैं, 2 पात्र होते हैं। इस सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 पात्र होते हैं। इस प्रकार से 2 पात्र हम इस सेल के अंदर लेते हैं। इस तरह से 2 पात्र है इस सेल के अंदर। इस तरह से 2 पात्र लिए जाते हैं। जो ये पात्र जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड की तरफ जो होता है, इसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। लेफ्ट साइड की तरफ जो पात्र होता है इसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा जाता है, ZnSO4, और इसके अंदर जिंक की छड़ लगी होती है। लेफ्ट साइड का जो पात्र होता है इसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है और इसमें जिंक की छड़ लगी होती है। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड का जो पात्र होता है इसके अंदर कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन भरा जाता है। इस पात्र के अंदर जो है कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाता है और इसमें कॉपर की छड़ लगी होती है। कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं और इसके अंदर क्या लगी होती है, कॉपर की छड़। दोनों जो छड़ होती है इन छड़ को अपन क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर, जिसे मैं याद देता हूं G, गैल्वेनोमीटर, और एक कुंजी से इसको क्या कर देते हैं अपन, कुंजी जैसे मैं देता हूं K, कुंजी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इस प्रकार से।
यानी सेल में दो पात्र होंगे। जो लेफ्ट साइड का जो पात्र होगा इसके अंदर क्या भरा होगा, जिंक सल्फेट का विलयन भरा होगा, और इसके अंदर जो छड़ लगी होती है किसकी छड़ लगी होगी, जिंक की छड़ लगी होगी। किसकी छड़ लगी होगी, जिंक की छड़। उसी प्रकार से जो राइट साइड का जो पात्र है इसके अंदर क्या भरा होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होगा, और इसमें जो छड़ लगी होगी, कौन सी छड़ लगी होगी, कॉपर की छड़ लगी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। और देखो यहां पर इन दोनों पात्रों के बीच में जोड़ने के लिए इस उल्टे यू आकार की एक नलिका लगी होती है। इस तरह से दोनों पात्र को जोड़ने के लिए एक उल्टे यू आकार की इस तरह से एक नलिका लगी होती है, जिसे हम कहते हैं लवण सेतु कहते हैं। इस तरह से ये उल्टे यू आकार की एक नलिका होती है, जिसे क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहते हैं। इसके क्या कार्य होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इस लवण सेतु का जो ये जो भाग दिख रहा है आप, जो किनारा जो होता है, यहां पर क्या होती है, कांच की रुई लगी होती है, ग्लास कॉटन या कॉटन ग्लास जिसे अपन कहते हैं। कांच की रुई यहां पर जो है लगी होती है, यानी रुई के साथ कुछ कांच के टुकड़े भी होते हैं इस तरह से। इसमें कांच की रुई यहां पर क्या लगी होती है, दोनों तरफ से। और लवण सेतु के अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर देखो विद्युत अपघट्य भरा होता है। लवण सेतु के अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है। क्या हो सकता है, या तो इसके अंदर भरा होगा पोटेशियम क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और इसके साथ में एक सेवाल होती है अगार अगार। अगार अगार जो सेवाल होती है उस सेवाल का क्या भरा होता है, नम पेस्ट भरा होता है। इसके अंदर अगर अगर भी लिखा होता है कई जगह पे एगार अगार भी लिखा होता है, अगर अगर भी कह सकते हो आप। कुछ जगह पे किताबों में आपको ये अगर अगर भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, अगर अगर या एगार अगार लिखा हुआ मिल सकता है। तो पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड का जो नम पेस्ट है वो अगर अगर के साथ यहाँ पर इस लवण सेतु के अंदर भरा जाता है। लवण सेतु क्या करता है, दोनों सेलों को देखो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो चित्र के अंदर जोड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। और इसके अंदर ये क्या भरा होता है, लवण सेतु के अंदर पोटेशियम क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड का नम पेस्ट भरा होता है। और इसके दोनों सिरों पर कांच की क्या लगी होती है, रुई लगी होती है। इस प्रकार से ये क्या होता है, आपका परिपथ होता है। सेल का जो चित्र होता है ये आप देख सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सेल का। ठीक है, ले लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका विद्युत रासायनिक सेल है। आप देखो इसके नोट्स जो है सेल के बारे में, इसमें वर्णन है। अगर आपको वर्णन की अगर हम बात करें तो जो नोट्स है आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। नोट्स जो है यहाँ नीचे आप देख रहे हो पट्टी चल रही है, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ की टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा जो चैनल है अडाने एजुकेशन, आप जाइए टेलीग्राम, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और अपना जो जिस तरह से आप व्हाट्सएप को रजिस्टर्ड करते हो उसी प्रकार से आप इसको रजिस्टर्ड कीजिए टेलीग्राम को। उसके बाद उस टेलीग्राम का जो सर्च बार है उसमें अडाना एजुकेशन सर्च कीजिए, उसमें हमारा जो चैनल आएगा, चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। और पूरे चैनल को आप जब चेक करोगे तो वहां आपको बायो के नोट्स भी मिलेंगे, वहां आपको फिजिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां आपको केमिस्ट्री के नोट्स भी है। वहां पर जो है वो आपको लगभग 500 से 600 पेज की एक अलग अलग से पीडीएफ मैंने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमने अपलोड कर रखी है। साथ ही वहां पर हमने कुछ टेस्ट पेपर भी जो है वो अपलोड हम निरंतर करते रहते हैं, तो वहां से आप टेस्ट पेपर का भी आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होती रहे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो सेल है इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिंक जो है, जिंक को हम यहां पर कहते हैं एनोड। ये जो क्या होगा, एनोड होगा। और जो कॉपर की छड़ है ये यहां पर किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। कॉपर की छड़ किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। देखिए इसको याद करने के लिए मैं आपको एक सीधा सा बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आप याद रख लीजिएगा इस तरह से LOAN, लॉन, LOAN, और एक याद रख लीजिएगा आप RRCP लिखेगा, RRCP, LON RRCP। अगर याद नहीं रहता है तो L का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, A का मतलब क्या होगा, एनोड, और N का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पर मैं चिन्ह बदल देता हूं इसका, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा इधर, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद करने का एक सीधा सा तरीका है। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो कई बार याद नहीं रहता कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो सीधा सा याद रख लीजिएगा। एल का मतलब यानी लोन, देखिए LOAN, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एनोड, और एन का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
और ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एनोड पर होगा, और एनोड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा यानी ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार से RrCp यानी राइट साइड रिडक्शन कैथोड और पॉजिटिव, यानी राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, और सी का मतलब क्या हो गया, कैथोड होगा, और पी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी विद्युत रासायनिक सेल की अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा, और कैसा होगा, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होगा। उसी प्रकार से हम बात करें अगर राइट साइड की तरफ, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन यानी अपचयन होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो ये हमने एक प्रकार से सेल जो है व्यवस्थित कर दिया है। अब इस सेल में क्या क्या घटनाएं होती है वो हम देखते हैं। क्लियर। अब देखो क्या होता है, जैसे ही यहां पर हम क्या करते हैं, इस कुंजी को चालू करते हैं, तो इस सेल में क्या होती है, अभिक्रियाएं शुरू होती है। ठीक है, इसमें जो अभिक्रिया होगी, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड की, या पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड के यहां पर जो आप जिंक देख रहे हो, ये जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एनोड पर क्या होगा, जो जिंक है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn से इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना देगा Zn+2 बना देगा, और क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ध्यान दीजिएगा, जिंक पर सबसे पहले हम बात करें, जो एनोड है, एनोड पर क्या करेगा, जो जिंक है, जैसे हम क्या करेंगे, इस परिपथ को यहाँ कुंजी को चालू करेंगे, इसके अंदर अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 बना देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये घटना किस पर होगी, ये घटना होगी एनोड पर। किस पर होगी, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर हो रहा है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए यहां पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कैथोड की, तो यहां पर देखो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जिंक के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जिंक से किस तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड से किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर आप कहोगे सर कॉपर की छड़ है, लेकिन जो कॉपर क्या है, धातु है, लेकिन धातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती ही नहीं है, तो सर कैसे होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब कॉपर की छड़ पर आएंगे, तो ये कॉपर की छड़ से कहां आ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, विलयन में। और विलयन यहां पर किसका है, देखो कॉपर सल्फेट का है। तो जब ये ऐसे टूटेगा Cu+2 और SO4-2, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये कॉपर की छड़ ग्रहण नहीं करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कॉपर की छड़ के द्वारा कहां आ जाएंगे, इस विलयन में आ जाएंगे। और विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का है। और जब इसको हम देखेंगे तो ये Cu+2 और SO4-2 में टूटता है। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो कॉपर की छड़ के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाएंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो Cu+2 है विलयन में, वो विलयन में से ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहां पर हम बात करें Cu+2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा, Cu बना देगा। ये घटना किस पर हो रही है, ये घटना हो रही है कैथोड पर हो रही है। ये घटना किस पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखो क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, परिपथ को चालू करेंगे, यहां पर कुंजी को ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि जो जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर जो जिंक की छड़ जो रखी हुई है, ठीक है, ये जिंक की छड़ क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना देगा, Zn+2 बना देगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड से कैथोड की तरफ, यहां पर यूं कह सकते हैं जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे। अब यहां पर ये कॉपर की छड़ जो है ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, क्योंकि हम जानते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस कॉपर की छड़ से होते हुए कहां जाएंगे, इस विलयन में आएंगे। इस विलयन में जो Cu+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, कॉपर बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर। और ये जो कॉपर है दोस्तों, ये कॉपर क्या होगा, इस कॉपर की छड़ के ऊपर जम जाएगा इस तरह से। ये जो कॉपर है इस कॉपर की छड़ के ऊपर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये कॉपर की छड़ क्या होती जाएगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे ये जो कॉपर की छड़ है ये क्या होती जाएगी, इस तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मोटी होती जाएगी। और यहां अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक जो है यहां से जिंक की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो ये विलयन के अंदर क्या आते जाएंगे, Zn+2 आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे, Zn+2 विलयन के अंदर आते जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे ये कॉपर की छड़ क्या होगी, पतली होती जाएगी। कॉपर की छड़ क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, पतली होगी। और जबकि सॉरी माफ कीजिएगा, जिंक की छड़ जो है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। जिंक की जो छड़ है ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, जबकि कॉपर की छड़ जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, Zn+2 बनाएगा, यानी यहां से जिंक से जो ये जिंक +2 के रूप में ये विलयन के अंदर आ जाएगा, जिससे जिंक की छड़ क्या होगी, पतली होगी। और ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड में ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कॉपर की छड़ से होते हुए इस विलयन के अंदर आएंगे और इस विलयन का जो Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा और ये कॉपर क्या करेगा, इस कॉपर की छड़ के ऊपर जमा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कॉपर की छड़ क्या होगी, मोटी होती जाएगी। यानी अपन यूं कह सकते हैं कॉपर का भार जो है यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जिंक पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जिंक पर क्या हो रहा है, नहीं एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। जबकि कॉपर पर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो उत्पन्न विभव है ये क्या कहलाएगा, अपचयन विभव कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, दोनों के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है और इस विभव का जो अंतर होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का जो अंतर होता है यानी विभवांतर होता है, उसे हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। दोनों सेल के बीच में जो विभव का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है, इसका हम डिटेल में जो वर्णन है अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम केवल इस सेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेल विभव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो जिंक जो है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहा है, जिंक+2 बना रहा है और कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu+2 से क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। अब देखो इसकी जो सेल अभिक्रिया होती है इसको एक मैं व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं जिससे कि आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सको। इधर लिख रहा हूं मैं इसको इस तरफ, देखो सेल में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एनोड पर क्या हो रहा था, एनोड पर क्या हो रहा था, जिंक जो है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहा था, Zn+2 बना रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और दूसरा कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर जो है Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गई, अर्ध अभिक्रिया हो गई, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड दोनों की अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं। तो हमने एनोड की अभिक्रिया भी लिख दी, एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 बना रहा है, जिसकी वजह से ये जो जिंक की छड़ क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। ठीक है, और दूसरा कैथोड पर क्या होगा, विलयन के अंदर जो कॉपर होंगे Cu+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं, Cu बना रहे हैं। तो ये होगी अर्ध सेल अभिक्रिया। अब अपने को लिखनी है इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया में देखो जहां पर जो जो कट रहा है उसको काट लो। ध्यान दे, अगर कोई पदार्थ अगर एक अभिकारक में है और एक उत्पाद में है तो आपस में कट जाएंगे, सेम हो तो दोनों कैसे, एक यदि अभिकारक में हो एक उत्पाद में हो तो कट जाएंगे, और यदि दोनों अभिकारक में हो या दोनों उत्पाद में हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहां पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभिकारक की तरफ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद की तरफ है, तो यहां से हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मर गए। तो क्या बचा, देखो इधर Zn और Cu+2 और उधर क्या बचा, इधर बचता है Zn+2 और Cu। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। ये क्या हो गई, पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये अर्ध सेल अभिक्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है सेल को लेकर। डेनियल सेल की जो अभिक्रिया होती है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ओके। देखो ये हमने लिख ली, सेल की अभिक्रिया लिख ली। एनोड पर क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या बन जाएगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैथोड पर क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, Cu+2 से क्या बन जाएगा, Cu, और ये कॉपर क्या होगा, इस छड़ के ऊपर जमेगा, जिससे कॉपर की छड़ क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो यहां हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, और हम जानते हैं जो धारा का जो प्रवाह होगा
धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो जो धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जबकि जो धारा जो है, धारा का जो प्रवाह होता है ये क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अब इस सेल के अंदर क्या क्या और बातें अपने को ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, है ना। अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस सेल में क्या होता है देखिएगा, जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस सेल का जो वर्णन है या सेल के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बताया है। अभी आप टेलीग्राम चैनल से, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेल की जो पूरी डिटेल है वहां पर हमने नोट्स जो है, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने जो ऑफलाइन क्लासेज है उस ऑफलाइन क्लासेज में जो मैंने लिखाया है और जो बच्चों ने जो लिखा है उस बच्चे की, एक बच्चे की कॉपी हमने मंगवाई है और उसके स्कैन करके उसकी हमने एक पीडीएफ बनाई है बच्चों के द्वारा, बच्चे के द्वारा लिखी गई, और वही नोट्स की कॉपी जो है हमने पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवाई है। अब देखिएगा, इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा था कि जो जिंक की छड़ है ये क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी। ध्यान दीजिएगा, जिंक की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, जिसके कारण जिंक की छड़ क्या होती है, पतली होती जाती है। और यहां पर क्या होता है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है Cu+2 के द्वारा, और वो कॉपर क्या होता है, इस पर जम जाता है, जिसके कारण कॉपर की छड़ क्या होती है, मोटी होती है। यानी इस सेल के अंदर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिंक की छड़ क्या होगी, समय के साथ पतली होती जाएगी, जबकि कॉपर की छड़ क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस तरफ जैसे क्या था, Cu+2 था और क्या था, SO4-2 था, है ना। तो अब क्या होता है कि ये जो कॉपर है ये तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर जम जाता है। अब बचा क्या इधर, बताओ बचा क्या इधर, केवल यही बचा, SO4-2 बचा। ठीक है, और इधर विलयन में क्या आ रहा था आपके पास, Zn+2 आ रहा था। ये जिंक सल्फेट तो है ही है, इसका तो कोई रोल नहीं, ये तो है ही है। अब क्या आ रहा था यहां पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी जिंक की छड़, जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागने से विलयन के अंदर क्या आ रहा था, Zn+2 आ रहा था। अब यहां से क्या होगा, इधर से ये जो सल्फेट है SO4-2, ये इस लवण सेतु की सहायता से किधर आ जाता है, इस तरफ आ जाता है लवण सेतु के द्वारा। तो इधर आपके पास क्या है, Zn+2 है, और क्या आ गया, SO4-2। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnSO4। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि यहां पर जिंक की छड़ तो क्या होगी, पतली होगी, जबकि जिंक सल्फेट की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो एनोड वाला जो पात्र है इसमें जिंक की छड़ तो क्या हो रही है, लगातार क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और जिंक सल्फेट की सांद्रता में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इधर क्या हो रहा था, देखो इधर क्या था, कॉपर सल्फेट था। इस पात्र की अगर हम बात करते हैं, इधर क्या था, कॉपर सल्फेट था। तो इसमें से क्या होगा, कॉपर जो है वो तो इसके छड़ के ऊपर जम गया, और बचा क्या था, SO4-2 यानी सल्फेट। वो सल्फेट इधर आ गया, सल्फेट कहां गया, इधर आ गया। तो इधर अपन कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट की सांद्रता लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम। तो यहां पर एक चीज जो अपने को समझनी है, ध्यान देनी है, क्या हो रहा है इस सेल के अंदर, जिंक सल्फेट की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट की सांद्रता लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि जो कॉपर सल्फेट है SO4, इसकी सांद्रता लगातार क्या होगी, कम होगी। क्लियर। जिंक सल्फेट की सांद्रता कैसे बढ़ेगी, हमने भी बताया था कि यहां से जो सल्फेट है इधर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट यहां से, क्योंकि ये जिंक से क्या बनेगा, Zn+2, और उधर से क्या जाएगा, SO4-2, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। यानी जिंक सल्फेट की सांद्रता इस सेल के अंदर लगातार क्या होगी, समय के साथ साथ जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ेगी, जबकि कॉपर सल्फेट की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। अगला हम बात करते हैं जिंक का जो द्रव्यमान है, जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जिंक की छड़ क्या होगी, पतली होगी। ठीक है, तो जिंक का जो द्रव्यमान है, जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, जबकि यहां आप देख लो जो कॉपर है, कॉपर की जो छड़ है इसके ऊपर और भी कॉपर जो है वो निक्षेपित हो रहा है, कॉपर जम रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं कॉपर का जो द्रव्यमान है ये क्या होगा, बढ़ेगा। कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड से किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। जबकि हम बात करें धारा की, जो विद्युत धारा की अगर हम बात करें, जो धारा जो है ये कैथोड से किस तरफ रहेगी, एनोड की तरफ रहेगी। धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, कैथोड से एनोड की तरफ होगी, ऐसे लिख देते हैं हम। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, जबकि धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, कैथोड से
एनोड की तरफ होगा। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण यहाँ जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, इसलिए कैथोड के ऊपर जो विभव होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। दोनों विभव का जो अंतर होगा, विभवांतर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर, इस सेल की हमने ये मुख्य रूप से जो बातें हैं वो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको उल्टे यू आकार की जो नलिका जो दिखाई दे रही है, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं, इस लवण सेतु के क्या कार्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लवण सेतु के कार्य आपसे पूछा जा सकता है। इस सेल की जो डेनियल सेल की जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो अभिक्रिया जो है वो आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा के अंदर। सेल का जो कंप्लीट वर्णन है, या विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कीजिए या डेनियल सेल का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का कोई प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो क्या आएगा, एक तो इस सेल की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, या इस सेल में जो ये लवण सेतु जो है उल्टे यू आकार की नलिका है, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लवण सेतु क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक तो क्या काम करेगा ये लवण सेतु, अगर मान लो कि ये लवण सेतु ना होता तो यहां से जो सल्फेट आयन है, क्या ये इधर आ पाते, क्या नहीं आ पाते। अगर ये लवण सेतु नहीं होता तो क्या ये आयन इधर आ पाते, नहीं आ पाते। तो लवण सेतु के बारे में क्या लिख सकते हैं भाई, ये एक उल्टे यू आकार की नलिका होती है जो दोनों सेलों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इस नलिका के अंदर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड का अगर शैवाल के साथ क्या होता है, लम पेस्ट क्या होता है, बड़ा होता है। इसके दोनों सिरों पर क्या होता है, कांच की रुई लगी होती है। ठीक है, अब ये देखो लवण सेतु नहीं होगा तो क्या ये परिपथ पूर्ण होगा, क्या नहीं होगा। तो अपन पहला काम लिख सकते हैं लवण सेतु के कार्य में, लवण सेतु के कार्य, पहला काम क्या होगा, यह है परिपथ को पूर्ण करता है, यह परिपथ को पूर्ण करता है। क्लियर। दूसरा क्या होगा कि ये क्या करता है, विद्युत अपघट्य के अभिगमन को रोकता है। यानी ये जो अंदर जो अपन ने पेस्ट पर रखा था, ये पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का, जो ये क्या करता है, विद्युत अपघट्य को इधर आने से रोकता है। यानी अपन कह सकते हैं ये विद्युत अपघट्य के अभिगमन को रोकता है। ये है विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य के अभिगमन को रोकता है, विद्युत अपघट्य के अभिगमन को रोकता है ना। तो लवण सेतु का एक काम तो क्या हो जाएगा, परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा विद्युत अपघट्य के अभिगमन को रोकता है। अब देखो अगर ये लवण सेतु ना होता, ठीक है, तो यहां पर क्या था, SO4-2 था। ठीक है, और इधर क्या बनाता, जिंक +2 बनाता है ना, इधर क्या बनाता, Zn+2 बनाता, और इधर क्या बचा था, SO4-2 बनाता। तो इस लवण सेतु के द्वारा ही तो ये SO4-2 यानी सल्फेट इधर आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो क्या ये इधर आता है, क्या नहीं आता। तो इधर क्या रह जाता, ऋणावेश रह जाता, इधर क्या रह जाता, धनावेश रह जाता। इसके कारण क्या होगा, जो सेल जो है ये उदासीन नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से सेल की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, रुक जाती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लवण सेतु है ये क्या करता है, सेल को उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है ना। तो एक कार्य और हो जाएगा लवण सेतु का कि ये सेल को क्या करता है, उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो डेनियल सेल है, या जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है। कोई ज्यादा विशेष नहीं है। इससे किस प्रकार के प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो लवण सेतु के कार्य जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। इस सेल की क्या अभिक्रियाएं होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी है। जो जिंक जो होगा इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके बना देगा, Zn+2 बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। जबकि धारा की जो दिशा होगी वो कैथोड से किस तरफ होगी, एनोड की तरफ होगी। धारा की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, कैथोड से एनोड की तरफ। एक बार मैं पुनः इस सेल की जो अभिक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक तो इस सेल की अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, और एक आपको इस लवण सेतु के जो कार्य है, ये जो मैंने लिखाए हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। कार्य के लिए जो आपको PDF जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करें, उसके अंदर इसके सारी चीजें जो है सेल के बारे में लिखी हुई है। सेल का पूरा वर्णन उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वर्णन जो है वो आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। एक बार मैं पुनः इस सेल की अभिक्रिया में आपको बता देता हूं कि जो देखो एनोड जो होता है, एनोड पर क्या होता है,
एनोड पर हमने देखा था कि जो जिंक जो है, पहले इसको आप ऐसे लिखोगे, जब भी लिखोगे सेल की अभिक्रिया को ऐसे लिखना है आपको, अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया का मतलब होता है एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। तो सबसे से पहले मैं बात करता हूं एनोड की। एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड पर क्या होता है, जो जिंक जो होता है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना देगा Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हम बात करते हैं कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर क्या होगा, देखो जो Cu+2 है जो विलियन के अंदर होगा, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, Cu बना देगा। क्लियर। तो ये होगी अर्ध सेल अभिक्रिया। मैंने बताया था अगर कोई पदार्थ एक अगर मान लो कि अभिकारक में हो और दूसरा अगर उत्पाद में हो तो उसको हम काट सकते हैं। यदि दोनों अगर अभिकारक में हो या दोनों उत्पाद में हो तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगी, देखो इधर क्या बचा, Zn, इधर तो क्या बचा जिंक, और इधर क्या बचा आपका ये Cu+2, और इधर क्या बचेगा Zn+2 और ये Cu। तो ये आपकी क्या होगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। तो इस सेल में मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% ये श्योर है कि जो मैंने ये टॉपिक आपको करवाया है, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं जाने वाला है। आप इसको वीडियो को अच्छे से कंप्लीट एक बार पुनः देख लें। अगर कोई फिर भी किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं वो चीज आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको तो लवण सेतु के बारे में ध्यान में रखना है, इस सेल की अभिक्रिया के बारे में ध्यान रखना है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लवण सेतु के अंदर क्या क्या लिया जाता है, इसको लेकर आपको अच्छे से एक बार इसको देख लेना है। बाकी इस सेल से कोई ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और इस सेल का जो विभवांतर जो होता है वो होता है लगभग 1.1 वोल्ट। कितना होता है, इस सेल का जो विभवांतर होता है वो आप लिख लीजिएगा 1.1 वोल्ट होता है। ये हम आगे भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले सेल के ईएमएफ यानी सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विभव के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न जो है उससे हमें पूछे जाते हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वो वीडियो जो बहुत ही शीघ्र 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो जो है वो आ जाएगा, इसलिए आप निश्चित रहें, उसकी कोई चिंता ना करें। और जो वीडियो जो आपको मिल रहे हैं उसके साथ आप पढ़ाई करते रहें। यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों की दुआ से, आपके सहयोग से चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। हमने जो 1 साल का जो टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटों का जो पब्लिक वॉच टाइम होता है वो हमने जो है प्राप्त कर लिया है। इस सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ईएमएफ के बारे में मिलेंगे और बहुत जल्द 2 या 3 दिन के अंदर वो वीडियो आपको मिलने वाला है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।